अब तक हमने समझा कि साइकोलॉजी क्या है, उसके ब्रांचेस, इम्पोर्टेंस, मेथड्स और दूसरे सब्जेक्ट्स के साथ इसका कनेक्शन। आज हम देखेंगे स्कोप ऑफ साइकोलॉजी, मतलब साइकोलॉजी का यूज़ कहाँ कहाँ होता है। दोस्तों, साइकोलॉजी का स्कोप बहुत वाइड है। ह्यूमन बिहेवियर हर जगह होता है, इसलिए साइकोलॉजी हर फील्ड में अपना रोल प्ले करता है। सिंपल। पहला है क्लिनिकल साइकोलॉजी। मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स का डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट, यानी कि पता करना कि किसी को मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है, अगर है तो उसका ट्रीटमेंट, कि वो उससे क्योर हो जाए। जैसे हमें हाथ पर कभी चोट लग जाती है गलती से, या कट लग जाता है, तो वहाँ पर हम कुछ लगाते हैं ना, या क्लासिकल एग्जाम्पल की गलती से तेल का छींटा पड़ जाए हाथ में कहीं पर भी, चाहे आप घर में हो या रोड पे हो, कहीं होटल के सामने तो पड़ जाता है, तो वहाँ पर तुरंत क्या लगाते हैं, कोलगेट, ताकि रिलीफ मिले। तो वैसे ही जब भी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं तो वहाँ पर क्लिनिकल साइकोलॉजी में जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो आपकी मदद करते हैं वाया थेरेपी। थेरेपी सिंपल की बातचीत करके, एक साइंटिफिक वे से बात करके, ताकि आपकी प्रॉब्लम उनको क्लियरली समझ में आए और वो सही सल्यूशन आपको दे सके। ठीक है। सेकेंड है काउंसलिंग साइकोलॉजी। ये भी इसी का एक एक्सटेंडेड पार्ट है कि क्लिनिकल में आपका डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट तो होता ही है। अगर आप 6 महीने से ज़्यादा तक शांत, या फिर शांत तो सही है बट उदास, अगर 6 महीने से ज़्यादा आप उदास रह जाते हैं हर दिन, तब कहा जाता है कि यस, आप मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। क्योंकि प्रॉब्लम्स तो आते ही रहते हैं, हमें सीखना होता है ना कि हम उनको फेस कैसे करें या डील कैसे करें। और अगर आप वो सीख नहीं रहे हैं तो इसका मतलब आपकी प्रॉब्लम्स कांस्टेंट है, कि आप 6 महीने तक उदास हैं, अपने आप पर कुछ काम नहीं कर रहे हैं। तो जब 6 महीने से ज़्यादा समय निकल जाता है, तब आप क्लिनिकल साइकोलॉजी के ब्रांच में जाते हैं, यानी कि वहाँ पर साइकोलॉजिस्ट से मिलते हैं और अपनी प्रॉब्लम का सल्यूशन ढूंढते हैं। सेकंड काउंसलिंग है वही, कि जब ये चीज़ें उदास फील होना रेगुलर, ऐसा नहीं है कि आप दिन में बस एक मोमेंट में उदास हुए तो वो ठीक है, चलेगा, 1-2 दिन होता है, बट 6 महीने तक नहीं पहुंचना है। अगर आप 6 महीने से पहले वाले फेज़ में हैं कि 1-2 दिन आपको फील हो रहा है या 1 महीना, तब काउंसलिंग साइकोलॉजी एक ब्रांच होती है जो हमें सिखाती है कि स्ट्रेस को कैसे मैनेज किया जाता है, कैरियर गाइडेंस में हेल्प करती है। तो ये इसके अंदर आ गया कि इनिशियल फेज़, बहुत ज़्यादा लंबे समय तक आप उदास या दिक्कतों को फेस करते करते थक नहीं गए हैं, तो आपको वो सिखाना, या आप सीखने के लिए तैयार हैं कि हम कुछ चीज़ें सीखें, बिकॉज़ प्रॉब्लम्स तो कांस्टेंट है, हमें अपने आप को इवॉल्व करना होगा टाइम के साथ। तो वहीं पर काउंसलिंग होती है। फिर होता है एजुकेशनल साइकोलॉजी, और काउंसलिंग का भी मतलब सिंपल कम्युनिकेशन ही होता है, कि कम्युनिकेट करके वो आपको बताते हैं कि लाइफ में प्रॉब्लम्स होंगी, बट आपको उसको हंस के कैसे फेस करना है। जब आप कुछ दिन उदास रहते हैं तो उन दिनों को भी कैसे जीना है। फिर आती है एजुकेशनल साइकोलॉजी। जैसे हमने हर एक वीडियो में आपने समझा है कि हर एक स्टूडेंट डिफरेंट होता है। ऐसा नहीं है कि आप कुछ चीज़ें जल्दी सीख पा रहे हैं या ग्रैब कर लेते हैं तो हर कोई आपके क्लास में उसी स्पीड से चीज़ें सीख सके। सबकी अपनी अपनी पर्सनालिटीज़ होती हैं, अब एबिलिटीज़ होती हैं, पोटेंशियल होता है। तो इसलिए जब एक क्लास में आपको एक टीचर पढ़ाते हैं ना, तो उनको हर एक को ध्यान में रखना होता है। ऐसा नहीं है कि जल्दी से पढ़ा दिया तो बस हो गया, कि यस सिलेबस पूरा हो गया, वैसा नहीं, ताकि सारे स्टूडेंट समझ सकें। इसलिए हर एक टेक्निक का यूज़ करना, कि किसी को इमेज देखकर चीज़ें जल्दी समझ में आती हैं, किसी को ऑडियो सुनकर समझ में आती हैं, या किसी को नॉर्मल पढ़ाई करके समझ में आती हैं। तो वो 3 तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं मेजरली। तो उन तीनों को प्रैक्टिस करना क्लास में, ताकि जिनकी जो पर्सनैलिटीज़ हैं वो उसके अकॉर्डिंग सीख लें और सबको बेनिफिट हो। तो यहाँ पर एजुकेशन में भी हमने हर एक को ध्यान में रखा, इसीलिए यहाँ पर एक साइंटिफिक तरीका लगाया कि हमको पूरे क्लास को साथ में लेकर चलना है, तो हर एक तरीके का प्रैक्टिस करना होगा अपने क्लास में। तो ये कवर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं इंडस्ट्रियल या ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी, की वर्क प्लेसेस को बेटर बनाना। इमेजिन करिए आपका स्कूल है और आप तो वहाँ स्टूडेंट्स हैं, लेकिन जो टीचर्स हैं वो वहाँ काम करते हैं, वो उनके लिए उनका वर्क प्लेस हो गया। हमारे लिए लर्निंग है, लेकिन टीचर्स के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो वो उनका वर्क प्लेस है, कि वहाँ पर एज एन एम्प्लॉय वो काम करते हैं। और कई बार काम का बोझ कुछ ज़्यादा होता है, इसलिए वो सही से काम नहीं कर पाते हैं या फिर बहुत स्ट्रेस में आ जाते हैं। तो वर्क प्लेस का इन्वायरमेंट सही रखना भी ज़रूरी होता है। उसके लिए हम लोग साइकोलॉजी का यूज़ करते हैं, कि जब भी कोई अगर ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो या कुछ ज़्यादा काम हो रहा है, तो उस समय ऑफिस में या स्टाफ रूम में कुछ मस्ती मजाक हो जाए, ताकि सबका स्ट्रेस डाउन हो जाए और काम और अच्छे से हो।
क्यों? क्योंकि हम काम तभी अच्छा कर पाते हैं जब हमारा माइंड बेटर स्टेट में होता है। आप खुद में ये चीज़ें ऑब्ज़र्व करके देखिएगा कि आप जब खुश रहते हैं ना और उस समय काम करते हैं, वो काम कितना बेहतरीन तरीके से होता है। और दूसरे साइड पर जब मन बिल्कुल अच्छा नहीं होता और जो भी करते हैं, एक तो वो करने का मन नहीं करता है और सही से होता भी नहीं है। फिर है डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, जो कि हमने ऑलरेडी एक बार पढ़ चुका है कि बर्थ से लेकर ओल्ड एज तक ह्यूमन लाइफ में जितनी भी चेंजेस या डेवलपमेंट होते हैं, उन सभी को ऑब्ज़र्व करना। कि जैसे आपके घर में आई थिंक ये एग्ज़ाम्पल सही नहीं होगा, उसके अलावा कुछ और, हाँ, आपके घर में कोई छोटा बच्चा है, तो आपसे छोटा है वो, और आपने उसको बर्थ के टाइम से देखा है कि जब वो पैदा हुआ था या पैदा हुई थी, तब से लेकर जब वो बड़ा हुआ, यंग हुआ, फिर उसके बाद अडल्टहुड में आया, जो जितनी भी उनकी एज है, तो आपने उस बच्चे को शुरुआत से देखा है और लाइफ टाइम तक देखते ही हैं। तो ये जब जर्नी का ऑब्जर्वेशन होता है ना, तो उसे कहते हैं हम लोग डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट फॉरेंसिक साइकोलॉजी, कि यहाँ पर लॉ और साइकोलॉजी का कॉम्बिनेशन होता है। क्रिमिनल बिहेवियर, आई विटनेस टेस्टिमनी, लाई डिटेक्शन, ये सब फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट्स हैंडल करते हैं। इसका क्लासिकल एग्जाम्पल है डॉक्टर सालुंखे। आई थिंक ये बहुत सही रहेगा, आप रिलेट कर पाएंगे कि सीआईडी तो आई थिंक हम सभी ने देखा है। तो वहाँ पर डॉक्टर सालुंखे बहुत सारी चीज़ें करते हैं। फॉरेंसिक टीम है वो, डॉक्टर सालुंखे एंड तारिका एंड सोनाली मैम भी थी एक टाइम पर। तो वो लोग क्या करते हैं, क्रिमिनल के बिहेवियर को ऑब्ज़र्व करते हैं। एट टाइम्स जब कोई क्रिमिनल सच नहीं बोल रहा होता है, तब उन्हें डॉक्टर सालुंखे के पास लेके जाया जाता है ताकि आप उसके सच बोलने का टेस्ट करवा सकें, या फिर और भी तरीके के टेस्ट होते हैं, लेकिन एक ये बहुत मेजर और इम्पॉर्टेंट सा टेस्ट है जो आई थिंक हम सभी की मेमोरी में होता है, कि सच बोलने का, कि कोई सच बोल रहा है या नहीं, वो डॉक्टर सालुंखे टेस्ट करते हैं एसीपी प्रद्युमन के कहने पर। तो उसी को बोलते हैं फॉरेंसिक साइकोलॉजी, कि आप मेडिकल की नॉलेज को यूज़ कर रहे हैं क्रिमिनल्स को पकड़ने में, सच पकड़ने में। तो हो गया, समझ में आ गया। अब है स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, कि एथलीट्स की मेंटल परफॉर्मेंस इम्प्रूव करना। अगेन, जैसे कि हमने पिछले टॉपिक में डिस्कस किया था, कि जब हमारा मन बेहतर होता है ना, तो हम अपने काम को बहुत बेहतरीन तरीके से करते हैं, नहीं तो काम पर भी इफ़ेक्ट दिखता है। और ऑब्वियसली जो एथलीट्स होते हैं या जो स्पोर्ट्स में खेलते हैं, आप खुद सोचिए कि जो इंडिया टीम के लिए खेलते हैं, उन पर कितना प्रेशर होता होगा। भले ही उनकी हेल्थ अच्छी हो या ना हो, लेकिन हम जब मैच देख रहे होते हैं तो हमारे माइंड में यही रहता है कि उनको तो भाई जीत कर आना है। अच्छी बात है, ऐसी हमें सोच रखनी चाहिए, लेकिन जो प्लेयर्स खेल रहे होते हैं उनके ऊपर बहुत प्रेशर होता है कि हमें मैच जीतना है, पूरे देश को हमसे उम्मीद है। तो उनके ऊपर प्रेशर का भी ध्यान रखना कि ज़्यादा ना हो, क्योंकि जितना ज़्यादा प्रेशर होगा, काम उतना अच्छे से हो ही नहीं पाएगा। फिर तो मैच में हारेंगे ही हारेंगे, चाहे न्यूज़ में कुछ लिख आ जाए या फिर टेलीविज़न में आपको कुछ दिख रहा है अबाउट क्रिकेट टीम। तो ये तो बहुत आसान है ना, छापना या फिर पब्लिश करना न्यूज़, लेकिन जो एक्चुअली उस टाइम पर ग्राउंड में होते हैं, उनसे पूछना कि कैसी फीलिंग हो रही है, कि स्टेडियम में इतने लोग हैं, इतनी उम्मीदें हैं, और एक्स्ट्रा जब प्रेशर आता है तो कैसे हैंडल करें, ये चीज़ें वो फेस करते हैं, ना कि हम जब बाहर से देख रहे होते हैं तब। तो एथलीट्स की मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखना, ताकि वो आराम से खेल सकें और अच्छा खेल सकें, ठीक है। तो जहाँ इंसान है वहाँ ह्यूमन बिहेवियर है, और जहाँ बिहेवियर है वहाँ साइकोलॉजी का स्कोप भी है। तो आई थिंक आपको आज का टॉपिक अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।